calculation of heat. Today we will just start the topic, that is transfer of heat, and a number of terms forward. So one of them is mode of transfer of heat, conduction, convection, radiation, as well as we have to learn about the conductor and insulator. And next to the topic, land and sea breeze, okay, and radiated energy, as well as radiator also. So students, let's start with the topic mode of transfer of heat. कहने का मतलब कि कोई या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर क्यों होगा, और होगा भी तो किससे किसमें होगा. ओके, एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा कि जब लेवल डिफरेंस होता है, जैसे हमारे पास अगर वाटर का ही लेवल डिफरेंस है, किसी दो कंटेनर में, एक में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और एक में पानी का लेवल क्या होता है, कम होता है, तो वाटर भी फ्लो करते हैं हाई लेवल टू लो लेवल. सिमिलरली हीट भी जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए. इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि दोनों आपको बराबर टेम्परेचर ना गेन कर ले या सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ना गेन करे, तब तक ये हीट जो है वो आपको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसफर होगा. तो द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. अब यहाँ वन बॉडी में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ओके, और ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि दोनों बॉडी में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी. जैसे हम लोग सुनते होंगे कि सन से हीट आ रहा है अर्थ की ओर. हमने कभी नहीं सुना कि अर्थ से हीट जो है वो सन की ओर जा रहा है, ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं देखा. आप देखते होंगे कि फायर जो होता है उससे हीट ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट में. कभी ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट से जो है वो क्या हुआ, फायर की ओर जा रहा है या बर्निंग सबस्टेंस की ओर हीट जा रहा है? तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, और देयर आर थ्री प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ओके, कि ये तीन जो प्रोसेस हैं, है ना, जिनसे हीट ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी, और ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो होते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से. कौन किसके लिए सुटेबल है, कौन किस ऑब्जेक्ट में होगा, है ना, हम लोग उसी को जानेंगे, समझेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले आपने मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को जाना. इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. ओके, एंड व्हाई इट कॉजेस, तो ये क्यों होता है, इट इज द रीजन, है ना, there is a temperature difference between both body, that's why heat transfer from one body to another body. तो ये हमारा टॉपिक हुआ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. अब we have three process, conduction, convection as well as radiation. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले देखो, इन तीनों को जानने से पहले हमको सबस्टेंस के पार्टिकल्स के बारे में जानना होता है, कि पार्टिकल्स उसमें किस तरह के हैं, कैसे वो गैदर्ड हैं, है ना. अगर हम उसे समझ लेते हैं तो बाकी के प्रोसेस को समझना बहुत ही आसान होता है. सपोज करो कि वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
just study about the composition or the particles which are already adjusted in these substances: solid, liquid एंड गैस। गौर करते हैं तो सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बड़ा नजदीक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पोजीशन हैं, जैसे स्कूल हो, कोचिंग हो, या फिर आपको कभी गाड़ी वगैरह में ही आते जाते बहुत रस होता है, भीड़ होता है, हम लोग एक दूसरे से एकदम यूं ही चिपके होते हैं, है ना, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं ना। तो सॉलिड में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो इनको गौर करना कि यहां पर में जो है ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं। लिक्विड में अगर देखें तो थोड़े से इनके पास जो होता है पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा थोड़ा ज्यादा सेपरेटेड होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, है ना। यानी समझ लो कि जब ज्यादा क्लास में गर्मी होती है तो ऐसे केस में हम लोग भी थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। ठंड के समय में तो एक ही बेंच पे 5-5 आदमी भी एडजस्ट हो जाते हैं, है ना, कि हाँ भाई चलो ठंड नहीं लग रही है। लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ जो पार्टिकल्स के पोजीशन है तो वो क्या है, थोड़ा सेपरेट होता है, यानी एक से दूसरे के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप हो। गैस में यही गैप और भी ज्यादा होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से बहुत कम, है ना। पार्टिकल्स कम हुए लेकिन गैप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे इंटायर स्ट्रक्चर होते हैं पार्टिकल्स के, ये एडजस्टमेंट होते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा जो पहला प्रोसेस है ये है कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन। कंडक्ट करना यानी उसे सबसे पहले एब्जॉर्ब करना और उसे कैरी आउट करना, लेकिन विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। कि सपोज करो हमें एक सब्सटेंस जो है उसको ट्रांसफर करना है फर्स्ट बेंच से डायरेक्ट क्या, लास्ट बेंच पे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम उस पर्सन से वो ऑब्जेक्ट लिए, है ना, हम अपने बैठे बगल वाले दोस्त को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर वो तीसरे को, वो चौथे को, इस हिसाब से 1 by 1 बेंच बाय बेंच क्या होता है, वो उस जगह पे पहुंच गया। लेकिन इसमें कोई भी स्टूडेंट अपने पोजीशन से नहीं हटा। तो द प्रोसेस, है ना, इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन, कि वो अपने पोजीशन को बिना हटा या बिना उस जगह से रिप्लेस हुए हीट को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, कंडक्शन। और ये प्रोसेस किस में होगा, जिसमें गैप ज्यादा होगा उसमें नहीं। जैसे अगर मान लो कि हमको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किसी चीज को, किसी क्वेश्चन को ही ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोग तो बहुत जुगाड़ी होते हैं कि अरे भाई ये क्वेश्चन जो है हमारे स्कूल में पूछा गया, फलना स्कूल में भी प्री बोर्ड में आ रहा होगा, है ना, तो हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो किसी कोचिंग में हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस में कोई हमारा फ्रेंड होता है, उससे हम ऑब्टेन कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि या तो तुम्हें उसके पास जाना होता है या फिर उसे तुम्हारे पास। लेकिन अगर हमारे ही क्लास का स्टूडेंट है तो हमें एक से दूसरे तक या दूसरे तक ये अगर इंफॉर्मेशन या हमारा क्वेश्चन ही ट्रांसफर करना हो तो हमें अपने पोजीशन को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इस केस में ये क्या करता है कि सबसे पहले सबस्टेंस जब इसे आप हीट करते हो या कोई हॉटर बॉडी है और उससे ये दोनों क्या हुए, मान लो कि ये दो बॉडी है और एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये हॉट बॉडी और ये क्या, कोल्ड बॉडी। तो ये जो भी कंडक्टर है जिसके थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है तो वो इससे इसका पार्टिकल सबसे पहले गेन करेगा, फिर उसके नियर अबाउट का पार्टिकल। होता क्या है इसमें ना कि जैसे ही कोई पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करता है वो वाइब्रेट करने लगता है और भी ज्यादा, बहुत ही फास्टली। बॉडी मूवमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद के पास ही रखा और उसके वाइब्रेशन से जो दूसरा पार्टिकल डिस्टर्ब होता है वो इसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, गेन करता है।
फिर वो कुछ रखा, फिर वो वाइब्रेशन शुरू करता है स्पीडली, फिर वो तीसरे को, और ऐसे केस में जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है तो ये जो बॉडी है पहला वाला वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, स्टे हो जाता है, शांत हो जाता है, काम हो जाता है। यानी कि हमने हीट ट्रांसफर किया और अपने पोजीशन पे ही यहाँ से मूव नहीं किया, लेकिन हिलने डुलने के कारण क्या होता है कि वो अपना एनर्जी एक दूसरे से टकरा कर, है ना, ट्रांसफर कर देता है। तो सॉलिड में यही होता है, सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल्स को अपना पोजीशन क्या करना होता है, चेंज करना होता है, कि नहीं आप डायरेक्ट यहां से दूसरे बेंच तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इस केस में आपको चलना होगा, मूव करना होगा, है ना। तो गौर करो कि ये हमारे जो लिक्विड और गैस हैं इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड होता है। आप कंडक्शन समझे होंगे, मुझे लग रहा है कि आपको कोई कंडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी without changing the position of particle, कि पार्टिकल जो है अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करेगा और हीट को क्या कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा। तो ये प्रोसेस हमारा होगा कंडक्शन, है ना। कन्वेक्शन जो होता है उसमें क्या है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, कि वो पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज करेगा, यानी इसने हीट को कैरी किया, लिया और फिर मूव करके दूसरे पार्टिकल को क्या किया, ट्रांसफर किया, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन। अब आप बताओ, यहां से क्लासिफिकेशन हो जाएगा सब्सटेंस का, कि कंडक्शन अगर होता है, जैसे सारे बॉडी हैं जो आपको क्या है, सॉलिड है ना, जैसे आयरन मेटल है हमारा, लोहा है। वहीं अगर हम इसको देखें तो ये प्लास्टिक है, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। लेकिन आयरन आपका गुड कंडक्टर होता है जबकि प्लास्टिक नहीं होता है। यानी हर वो चीज, अब यहां से सब्सटेंस को हम क्लासिफाई कर देंगे दो तरह के, क्या और कैसे। तो दो सब्सटेंस दैट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट, कि जो अपने आप से, है ना, हीट को क्या करने दे, पास करने दे बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। इट इज कॉल्ड कंडक्टर या थर्मल कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि हीट से रिलेटेड है तो इसमें हम थर्मल कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं, है ना। तो सॉलिड में जो अपने आप से हीट को ट्रांसफर करने दे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर, है ना। यानी जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस हैं, मेटल्स हैं, सिल्वर हो, गोल्ड हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर है। क्या होता है, गुड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर या इंसुलेटर हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये टॉपिक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो दो सब्सटेंस दैट डजंट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर। और हम इसको कह सकते हैं बैड कंडक्टर। क्या कह सकते हैं, बैड कंडक्टर। ओके, तो ये जो प्लास्टिक है ये अपने आप से हीट को पास नहीं करने देता है ना। तो ये क्या हो जाता है हमारा, बैड कंडक्टर। क्या हो गया, बैड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होगा कि इसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। तो चूंकि लिक्विड में भी पार्टिकल सेपरेटेड होते हैं और गैस में भी क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो इनको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए अपने पोजीशन को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो ये प्रोसेस जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, कन्वेक्शन। और ये जनरली लिक्विड और गैस में ही होते हैं। और हम लोग को मालूम होना चाहिए कि लिक्विड और गैस चूंकि ये दोनों फ्लो करते हैं, इसलिए इन्हें कंबाइनली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। क्या कहते हैं, फ्लूइड। ओके,
यानी कन्वेक्शन जो प्रोसेस होगा वो किस में होगा? फ्लूइड में। कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड में होगा। तो ये भी हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ भाई कौन सा प्रोसेस किस में होने वाला है। इन दोनों में क्या होगा? कन्वेक्शन। ओके, कुछ एक्टिविटी भी है जिन पे हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इन सबको जानें कि कन्वेक्शन में जो है जनरली दिस प्रोसेस है ना टेकन इन लिक्विड और गैस और फ्लूइड। आप समझे इसे कि ये सिर्फ किसमें यूज होते हैं? तो फ्लूइड के केस में, कि इसी प्रोसेस के थ्रू जो है फ्लूइड के अंदर हीट क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अब यहां से हमारा एक नया टॉपिक आता है, ये एक एग्जांपल ही है कन्वेक्शन का, है ना। ये एक एप्लीकेशन भी आप समझे कि एक लैंड ब्रिज है और दूसरा क्या है? सी ब्रिज। ये ज्यादातर आपको बार बार पूछा जाता है, समझना भी आसान होता है। जैसे अभी गर्मी का समय है तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है ना, हवा भी गर्म बह रही है दिन के समय में, लेकिन अचानक से रात या शाम होते होते ठंडी हवा आने लगती है। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है भाई, कहाँ से ये हवा आ रही है ना। तो हम अगर इसे कन्वेक्शन को समझते हैं, इसके एप्लीकेशन को समझ लें, तो ये सब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इनको बताना या इनका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। गौर करते हैं कि सपोज ये जो है कोई सॉलिड सबस्टेंस है जो नियर अबाउट द क्या है? सी, है ना। सॉलिड सबस्टेंस कहने का मतलब कि हमारा जो है ये लैंड है और ये जो हमारा सी है। ओके, जितने भी हॉट एयर होते हैं, है ना, वो लाइट वेट होने के कारण, लो डेंसिटी होने के कारण, है ना, इन पे जो है आपको जो हाई डेंसिटी के सबस्टांस होते हैं वो इनको एक तरह से अपथ्रस्ट देता है ऊपर की ओर। क्या करता है? फोर्स करता है, जिससे गर्म हवा जब कभी भी हम देखते हैं कि वो क्या होता है? ऊपर की ओर मूव करता है। इसका सिंपल सा जो फीलिंग्स है वो हम समझ सकते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं और ऐसे केस में जब कभी हम लोग आपको टॉप पे होते हैं या ऊपर हम लोग को वेंटिलेटर वगैरह कभी साफ उफ करना होता है, रूम बंद है, ऊपर अगर हम पड़े हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है और सरफेस पे जो होता है वो गर्मी हमको उतना ज़्यादा महसूस नहीं होती। तो रीजन यही है कि जो लाइट वेट होंगे, है ना, जिनमें मॉइस्चर ना के बराबर हो, इवेपोरेटेड पार्टिकल्स हो, तो ये सब चीज किधर की ओर लिफ्ट अप करते हैं? ऊपर की ओर। और यही बात होता है हॉट बैलून के साथ भी। जब उसके अंदर गैस बर्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसके अगल बगल के एयर को भी वो क्या करता है? हीट करता है, जिससे उसमें और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। सेपरेशन आप उसका क्या होता है? वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लिफ्ट अप करना शुरू करता है, जिस कारण से हॉट बैलून भी हम देखते होंगे कि वो क्या होता है? लिफ्ट अप करता है। फिर हम उसके डायरेक्शन को टाइम टू टाइम चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। यहां भी कुछ इसी तरह से है कि ड्यूरिंग द डे, कि जब सूर्य सुबह में दिन है, सूर्य है ना, सन है, तो ये हीट जो है दोनों को दे रहा है, इधर सी को भी दिया और इधर लैंड को भी दिया। एक्चुअली में लैंड जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल है, तो यहाँ जो है ट्रांसफर, कंडक्शन जो होता है वो आपको कन्वेक्शन से कहीं ज्यादा फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक हैं, इजिली ही ट्रांसफर कर सकते हैं। कन्वेक्शन में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं, तो वहां ट्रांसफर करने में समय भी लगेगा। तो सिमिलरली क्या होता है कि लैंड में जो है पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं, इसीलिए लैंड जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन सी वाटर यानी लिक्विड के साथ ऐसा केस नहीं है, क्योंकि इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है ये लैंड में हुआ कंडक्शन से, और इसमें क्या होता है? कन्वेक्शन से। ऐसे सन से जो लाइट आता है लैंड तक, है ना, वो आपको क्या होता है? वो प्रोसेस होता है हमारा रेडिएशन,
वो प्रोसेस क्या होता है? रेडिएशन। लेकिन जब यहाँ हीट आ गया और उसके बाद हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है लैंड में क्या होगा? कंडक्शन के थ्रू। तो ये फास्टर होता है। ये क्या होता है? फास्टर, इजिली आपको क्या करेगा? ट्रांसफर कर लिया। तो दिन में हम देखते हैं कि जमीन क्या होती है? गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में पानी जो होता है वो क्या होता है? ठंडा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? तो आप गौर करना कि जब कभी हम तालाब वगैरह में कभी स्नान करते हैं, है ना, बाथिंग के लिए गए या यूं ही गए, तो उसके अंदर आउटर सरफेस जो होता है, जो बाहरी सरफेस होता है, वो तो थोड़ा हीट होता है, लेकिन जब हम डिप करते हैं खुद को, है ना, उसके अंदर, तो इंटायर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमको ठंडे लगते हैं, कोल्ड फील करवाते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है, जिसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, या बाल्टी में ही पानी रख लें तो ऊपर के सरफेस में क्या होगा कि अगर धूप में रखे हुए हैं तो ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होता है, लेकिन नीचे का पानी जो होता है उसके रिस्पेक्ट में उतना गर्म नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द डे सी लेवल का जो आउटर सरफेस होता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन लैंड के रिस्पेक्ट में ज्यादा गर्म नहीं होता है। इंटायर जो होता है पार्टिकल ये क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो जो लैंड के नियर अबाउट का जो एयर होगा ये लिफ्ट अप करेगा ऊपर की ओर, है ना, और जैसे ही ये लिफ्ट अप करेगा तो एक ब्लैंक स्पेस बनेगा। क्या बनेगा? ब्लैंक स्पेस बनेगा। तो इधर से हॉट एयर सी की ओर मूव करना शुरू कर देगा, और उस ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने के लिए कोल्ड एयर जो है सी से आपको क्या होता है? किधर की ओर आता है? लैंड की ओर आता है ना। किधर की ओर आता है? लैंड की ओर आता है। ठीक है। डे में क्या हुआ कि लैंड हीट ज्यादा करता है, इसीलिए यहां से हॉट एयर किधर की ओर? सी की ओर मूव किया, और जबकि सी जो होता है उसके रिस्पेक्ट में ठंडा होता है उसी समय में, तो यहां से ठंडी हवा जो है या कोल्ड एयर जो है ना, ये हॉट एयर इधर की ओर और इधर हमारा कोल्ड एयर किधर की ओर? लैंड की ओर मूव करता है। तो ये क्या हो गया भाई? कौन सा ब्रिज कहलाया है? तो आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, याद करते हैं, रटते हैं। तो जिधर से कोल्ड एयर आ रहा है हम नेम क्या देंगे? उसी ब्रिज, क्योंकि ये ठंडी हवा किधर से आ रही है? सी से, इसलिए ये कौन सा ब्रिज हुआ? सी ब्रिज। कौन सा हुआ? सी ब्रिज। ठीक है, कोई दिक्कत? द मूवमेंट ऑफ एयर, कोल्ड एयर फ्रॉम सी टू land during the day it is called sea breeze. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आपको क्या है? लैंड ब्रीज। अब रात की बात करते हैं। अब मान लो कि रात में जो है मून आ गया। ऐसे केस में क्या होता है कि हमने कहा कि सॉलिड जिस हिसाब से जल्दी गर्म होता है उसी हिसाब से ये अपना हीट भी लूज करता है इजीली, है ना। तो उसी हिसाब से ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये स्लोली जो है ट्रांसफर भी करते हैं, यानी धीरे धीरे गर्म हुआ तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। अब रात के केस में क्या हुआ कि लैंड हमारा क्या है? सॉलिड सरफेस है ना, तो ये ठंडा हो जाता है रात के समय में, इजीली रेडिएट कर लेता है अपना हीट, है ना, अपने बॉडी से एग्जिस्ट कर देता है, मूव आउट कर लेता है। तो ये ठंडा हो गया। अब यहां से ये क्या करेगा? कोल्ड एयर, लेकिन ये लिफ्ट अप नहीं होगा। हॉट एयर यहां अभी है, क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो हॉट एयर जो है आपको इधर से मूव करेगा किधर की ओर? लैंड की ओर। लेकिन यहां जो ब्लैंक स्पेस बना उस केस में आपको लैंड से जो है वो ठंडी हवा जो है वो किधर की ओर? सी की ओर मूव करेगा। ये हॉट एयर आपको मूव किया, और ये जो है हमारा क्या? कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो है वो मूव करेगा रात में। तो ऐसे केस में क्या कहलाता है ये? तो हमने अभी जस्ट बताया कि कोल्ड एयर का मूवमेंट जिधर से हो,
वही क्या होता है, ब्रीज का नाम दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द नाइट व्हेन कोल्ड एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, है ना, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ा, लैंड एंड सी ब्रीज पढ़ा। अब हमारा पार्ट क्या बचता है, रेडिएशन, और उसके साथ ये टॉपिक है कुछ, इसे भी हम लोग जानते हैं। कंडक्शन में मैंने कहा कि पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, यानी नियर अबाउट होने चाहिए, तभी संभव है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होगा, लेकिन कभी ऐसे भी जगह होते हैं जहां ऐसे मासेबल पार्टिकल होते ही नहीं। अब जैसे देखो, सन और अर्थ बीच में बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन ये जो गैप है, उस गैप में हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स में ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, इसमें वैक्यूम क्रिएट है। अब ये वैक्यूम में जो है, यानी कोई मासेबल पार्टिकल नहीं है, ना तो सॉलिड है और ना ही कोई फ्लूइड है। तो ऐसे केस में सन से हीट हमारा अर्थ तक आ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस कहलाता है रेडिएशन। तो इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है, ना तो ये अपने ही पोजीशन से किसी को देगा और ना ही मूवमेंट करके देगा, यानी ऑलरेडी जब मासेबल पार्टिकल है ही नहीं तो ये संभव नहीं है। तो ना तो कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन, तो एक नया प्रोसेस होता है, और इसमें क्या है कि द प्रोसेस और द ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना, विदाउट यूजिंग द मासेबल पार्टिकल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, रेडिएशन। द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट यूजिंग द मीडियम, कि बिना मीडियम के, बिना सॉलिड लिक्विड गैस के, है ना, किसी भी तरह से, है ना, कनेक्ट हुए या एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए बगैर ही, वो बाय सेल्फ विदाउट यूजिंग द मीडियम क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन। तो सन से जो हीट हम तक पहुंच रही है, ये कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन। ये कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन। क्लियर। अब यहां देखो कि द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना, या द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट यूजिंग द मीडियम, है ना, सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएटेड एनर्जी। कि ये जो एनर्जी होते हैं, हीट एनर्जी होते हैं, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पास कर रहे हैं बिना मीडियम को यूज किए हुए, तो ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडिएटेड हीट एनर्जी या रेडिएटेड एनर्जी। तो सन से जो लाइट आ रहा है, और लाइट जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करता है, कैरी करता है, और वो हम तक पहुंचा रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा रेडिएशन। ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, तो ये प्रोसेस है रेडिएशन। इसमें भी जो है एक्चुअली में पार्टिकल्स, आपको कहा जाता है कि पार्टिकल्स मीडियम का यूज नहीं करता है। बाद में जब बड़े क्लास में हम लोग जाएंगे तो वहाँ हम लोगों को बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेंगे, और तब हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ नेक्स्ट रेडिएटर, यानी कौन सा ऐसा सबस्टांस है जो रेडिएटेड एनर्जी को क्या करता है, इजीली एक्वायर करता है या गेन करता है। तो यहाँ से भी हम लोगों के पास बहुत सारे डेली लाइफ में यूज होने वाले एप्लीकेशंस हैं, इसको समझेंगे हम लोग। जैसे ये ब्लैक टी शर्ट है ना, या डार्क कलर जितने भी हैं, दीज आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट एनर्जी। ये सब आपको बहुत ही अच्छे किस्म के क्या होते हैं, रेडिएटेड, माने रेडिएटर होते हैं जो रेडिएटेड एनर्जी को क्या करता है, एक्वायर करता है। आप जैसे देखो कि कोई शाइनी सरफेस का बर्तन ले लो
या पॉट ले लो, ठीक है, उसमें पानी रख लो, और कोई एक डार्क कलर पॉट रखो, कंटेनर रखो, उसमें वाटर रखो, और दोनों को हम क्या करते हैं, सेम टाइम के लिए, सेम इंटरवल के लिए छत पे रखाते हैं। तो जो डार्क कलर वाले होंगे पॉट, उसके अंदर जो वाटर है वो ज्यादा गर्म हमको फील होता है, जबकि जो आपको लाइटेड है या फिर आपको बहुत ही शाइनी है, तो वो उसमें रखा जो वाटर होगा वो आपको बहुत ज्यादा हीट नजर नहीं आएगा या फील नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, यानी डार्क कलर जितने भी होते हैं वो गुड रेडिएटर ऑफ क्या है, हीट एनर्जी है। यानी ये इजिली एब्जॉर्ब करते हैं किसको, रेडिएटेड एनर्जी को। और यही वो वजह होता है कि ड्यूरिंग द समर वी आर नॉट एबल टू, या वी आर जस्ट अवॉइडिंग द डार्क कलर क्लॉथ्स, है ना, कि जितने भी हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो डार्क अगर हैं कलर बाय कलर, तो हम लोग उसको पहनना उतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यही डार्क कलर जो है वो फिर हम लोग क्या करते हैं, विंटर के सीजन में खूब पहनना पसंद करेंगे कि हाँ भाई और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, ये हीट एनर्जी गेन करे, एक्वायर करे और हमको राहत दे। तो ड्यूरिंग द समर हम लोग क्या करते हैं, तो जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये जो लाइट कलर ऑब्जेक्ट हैं या आपको क्लॉथ्स हैं, वो आपको क्या करते हैं कि ये जस्ट रिफ्लेक्ट द हीट या लाइट, सन से जो लाइट आता है वही लाइट हमारा क्या करता है कि हीट भी गेन किए रहता है और उसी को कैरी करता है। और वो जब लाइट कलर से क्या होता है, कोलाइड किया, तो वो क्या करता है, उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसीलिए ड्यूरिंग द समर हम लोग क्या करते हैं, लाइट वेट या लाइट कलर्ड क्लॉथ जो होते हैं उनको यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों के पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है थर्मोफ्लास्क, और इसके अलावा कुछ एक्टिविटी हैं जिनके बारे में मैं ऐसे इन्हीं सब के साथ डिस्कस कर देना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको आपको एक अलग क्लास में ही थर्मोफ्लास्क समझाने के बाद उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।